गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हम देखते हैं जो कल हमने किया था वो रेस्पिरेशन का सिस्टम देखा था हमने। और मोस्ट ऑफ हम देखते हैं जितने भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चे वहीं तक ही पढ़ते हैं, और अक्सर देखने को मिला है कि इतना ही पढ़ने को दिया जाता है सभी बच्चों को। लेकिन हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं जहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे एक रटा रटाया चीज़ें ही पढ़ते हैं। वो क्या पढ़ते हैं बच्चे? बस वही चीज़ पढ़ते हैं कि एटीपी है जो रिलीज होते हैं, वो 38 एटीपी रिलीज होते हैं। ये अक्सर बच्चे देखते हैं। आपने ध्यान किया होगा कि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है जब व्यक्ति सांस लेता है, वायवीय श्वसन होता है, तब उसमें कितने एटीपी रिलीज होते हैं? तो वो कितने होते हैं? 38 एटीपी रिलीज होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार पेपरों में, ठीक है। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर कितने एटीपी निकलते हैं? तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 8 एटीपी निकलते हैं। लिंक रिएक्शन के अंदर कितने निकलते हैं? 6 एटीपी निकलते हैं। क्रैब साइकिल के अंदर कितने होते हैं? 24 एटीपी निकलते हैं। तो इस रूप से हम देखते हैं तो टोटल हो जाते हैं हमारे 38 एटीपी निकलते हैं। तो हम ये 38 एटीपी के बारे में हम जानेंगे। देखो थोड़ा सा हम कल से जोड़ लेते हैं लेक्चर को, थोड़ा सा कल से जोड़ लेंगे और फिर उसके बाद में हम आज का टॉपिक हम करेंगे। शुरुआत करते हैं हम। सभी को अगेन गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, शुभ रात्रि, मतलब जब भी क्लास देखें उसी के अकॉर्डिंग। तो हम देखते हैं हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र रेस्पिरेशन सिस्टम, उसका मुख्य अंग है फेफड़े, ठीक है। फेफड़ों में 5 से 6 लीटर ऑक्सीजन आती है। 5 से 6 लीटर ऑक्सीजन आती है फेफड़ों में। कितनी आती है? 5 से 6 लीटर। लीटर में काउंट करेंगे या आप ये देख लेना, 5 से 6 लीटर ऑक्सीजन आती है। और यह ऑक्सीजन है फेफड़े किस में पहुंचाते हैं? रक्त में पहुंचा देते हैं, ब्लड में पहुंचा देते हैं। रक्त में कौन होता है? हीमोग्लोबिन बाबा बैठा है रक्त में, और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को लेकर जाता है और HbO8 बना लेता है, ठीक है। इस तरह से बना लेता है। तो हमने ये पढ़ा था, और ये हमने सबसे पहले ये देखा था वायु कहाँ आती है? नाक में आती है। और नाक से फिर हमने देखा था कि स्वर यंत्र में ध्वनि का पतलेपन और मोटेपन का पता चलता है। और स्वर यंत्र में हमने ये भी देखा था कि जो अपना स्वर यंत्र है इसी में तारतों के कारण हमारी ध्वनि पतली व मोटी होती है। तारतो क्या होता है? पिच होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं महिलाओं की आवाज का तारतो है वो ज्यादा होता है। आवाज का तारतो क्या है? ज्यादा है। तो आवाज का तारतो ज्यादा है तो आवाज पतली होगी और काफी दूर तक सुनाई देती है। पुरुषों में आवाज का तारतो है कम होता है, और आवाज का तारतो कम होगा तो आवाज मोटी होगी। तो हमने इस तरह से पढ़ा था। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि जो हमारे फेफड़े हैं इसे 24 पसलियों से, रिब्स से घिरे हुए हैं, और इसमें कुपिका होती है और कुपिका में वायु भरती है और खुलती है। इस तरह से एक सिस्टम होता है और इसी के कारण फेफड़े फूलते हैं। हमने ये डिस्कस किया था। तो ये हमने सारा श्वसन तंत्र में डिस्कस किया था। फिर हमने ये देखा था कि एक वायवीय श्वसन होता है, एक अवायवीय श्वसन होता है। इस तरह से हमने जाना था। तो अब इतना जानने के बाद में हमने ये भी जानना जरूरी कि जो श्वसन है, जो हमने सबसे पहले हमने एक रिएक्शन देखी थी। तो ये रिएक्शन देखी थी हमने सबसे पहले, C6H12O6 ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। ग्लूकोज है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो वह प्राप्त होगा में 6CO2 प्लस में 6H2O और प्लस में हमने 38 एटीपी की बात की थी। आपको ध्यान आया होगा तो मैं आपको बता दूं, ध्यान आया या नहीं आया। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है मास्टर जी? ये तो हमें पता ही है। इसी से मानव को ऊर्जा मिलती है। मानव को ऊर्जा किससे मिलती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से मिलती है। मतलब एक ग्लूकोज का अणु, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, या मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे हम, कंपाउंड बोलेंगे मोस्टली। तो यौगिक है, एक
ग्लूकोज का यौगिक है हमें कितने मॉलिक्यूल कितने एटीपी देता है? 38 एटीपी देता है। कितने देता है? 38 एटीपी देता है। ठीक है, अच्छी बात है। और क्या जानना है इसके बारे में? हमने ये जानना है कि जो हमें जो ग्लूकोज मिली है तो इसमें ऑक्सीजन गई है, तो ये सारा हमारा बोला जाता है श्वसन का पथ, पाथ ऑफ रेस्पिरेशन। क्या बोला जाता है? ये पाथ ऑफ रेस्पिरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पाथ ऑफ रेस्पिरेशन। पाथ ऑफ रेस्पिरेशन क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? पाथ ऑफ रेस्पिरेशन बोला जाता है। अच्छी बात है, बोला जाता है मास्टर जी। फिर हमारे क्या काम का है? आपके काम का है, अभी बताऊंगा मैं। जो श्वसन का पथ, श्वसन का पथ, ठीक है, पाथ ऑफ रेस्पिरेशन। पाथ ऑफ रेस्पिरेशन है, क्या है ये हमने देखना है। पाथ ऑफ रेस्पिरेशन में हम देखेंगे, पाथ ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में हम जानेंगे। तो हम पाथ ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में जाने तो सबसे पहले आता है रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। दूसरे नंबर पर आता है लिंक रिएक्शन। दूसरे नंबर पर क्या आता है? लिंक रिएक्शन। ये क्या है हिंदी में? योजक अभिक्रिया। योजक अभिक्रिया। तीसरे नंबर पर क्या है? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल। चौथे नंबर पर एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, परिवहन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया कैसे किया जाता है, वो सिस्टम होता है। ईटीएस बोलते हैं उसको हम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये किस में मदद करेगा? हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसको बोलते हैं हम हिंदी में इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम। परिवहन तंत्र। देखो, जो हमने बोला श्वसन का पथ, श्वसन के 4 पथ है। कौन कौन से? एक तो ग्लाइकोलाइसिस होगी, और फिर क्रेब्स साइकिल जो योजक अभिक्रिया होगी। योजक अभिक्रिया के बाद में क्रेब्स साइकिल होगा, और क्रेब्स साइकिल को बनाने, ये सारी तीनों प्रोसेस को कंटेन करने का, मेंटेन करने का काम किसका? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का काम है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये प्रोसेस होता है और तभी 38 एटीपी बनते हैं। ठीक है, 38 एटीपी बनेंगे। तो इसलिए आप थोड़ा सा इसमें जो आज की क्लास है इसमें दिमाग लगेगा। ठीक है, कभी यह भी हो सकता है कि आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर की ओर जाए। जब आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर की ओर जाए तो तुरंत आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है इसको, है ना। और जब क्लास और क्लासें हैं तुरंत याद हो गई होगी, इस क्लास के लिए आपको क्लास होने के बाद में थोड़ा सा दोहराना है इसको। ठीक है, थोड़ा सा दोहराओगे फिर पक्का हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो मैं क्लास में ही पक्का करवा दूंगा इसको अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया तरीके से, कहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सारे याद करवा दूंगा। लेकिन एक काम फिर भी कर लेना आप, क्लास होने के बाद में 4 मिनट 5 मिनट इस पे लगा देना, बस 4-5 मिनट, बस इतना ही करना है, फिर और भी पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो पहले नंबर पर हम श्वसन के पथ में हम जानेंगे ग्लाइकोलाइसिस। क्या जानेंगे हम? ग्लाइकोलाइसिस। क्या है ग्लाइकोलाइसिस? हेडिंग डाल लेते हैं पहले, ग्लाइको। इंग्लिश में भी हम इसको ग्लाइकोलाइसिस भी बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस ही बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने पीछे इंग्लिश में भी लिखा था, है ना, एक ही बात है, ध्यान रखना। तो देखते हैं हम, चलते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस की तरफ। देखो, जो ग्लाइकोलाइसिस है हमने पढ़ा था कि वायुवीय शोषण होता है, एक अवायुवीय शोषण होता है। ठीक है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, ये वायुवीय शोषण में भी हो सकती है और अवायुवीय शोषण, मतलब दोनों के अंदर यह प्रक्रिया हो सकती है। ठीक है, वायुवीय शोषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, अवायुवीय शोषण में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कई बार ऑक्सीजन की मात्रा होती ही नहीं है। ठीक है, इस ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया को
हम ईएमपी रिएक्शन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ईएमपी रिएक्शन। क्यों बोल देते हैं मास्टर जी? ईएमपी प्रक्रिया भी बोल देते हैं, ईएमपी अभिक्रिया भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं ईएमपी अभिक्रिया? ईएमपी अभिक्रिया इसलिए बोल देते हैं, ये 3 वैज्ञानिक थे, ठीक है। कौन कौन से थे वैज्ञानिक? एक तो थे एमडेन और एक थे मेयरहोफ था और एक था पारनास। ये तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर यह अभिक्रिया बनाई थी, इसलिए इसको बोलते हैं एमडेन, मेयरहोफ, पारनास, ठीक है। क्या बोलते हैं? एमडेन मेयरहोफ, पारनास। वैज्ञानिक पारनास, मेयरहोफ, एमडेन, ठीक है। 3 वैज्ञानिकों के नाम पर यह अभिक्रिया है, ठीक है। क्या करती है अभिक्रिया? बस इसका काम यह है कि जो ग्लूकोज है अपना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसमें बदल देगी पाइरूवेट में। क्या बदल देगी? पाइरूवेट में बदल देगी, ठीक है। तो बस इतना ही काम है इसका। क्या काम है प्यारे बच्चों? ग्लूकोज को किस में बदल देगी? पाइरूवेट में बदल देगी। रेट में बदल देगी, ठीक है। पाइरूवेट में बदल देगी। तो हम देखते हैं ये पाइरूवेट है, पाइरूवेट, तो ये क्या काम करता है? पाइरूवेट है, यह ऊर्जा देता है हमें। क्या देता है? ऊर्जा देता है, और यही रिएक्शन को आगे ले जाने का काम करता है। तो हम देखते हैं जो पाइरूवेट है यह ग्लूकोज से ही हमें प्राप्त होता है, ग्लूकोज से ही हमें प्राप्त होता है, ठीक है। ये ध्यान रखोगे आप। पाइरूवेट, दोबारा लिख देते हैं इसको। पाइरूवेट, नाम भी अजीब है, हिंदी में भी नाम लिखना महाभारत हो जाता है। पाइरूवेट, ठीक है। ऐसे ही लिखा था क्या? पहले भी ऐसे ही लिखा होगा मैंने। तो हम देखते हैं पाइरूवेट है, जो भी है पाइरूवेट है, ये काम क्या करता है? ये यूरेट आएगा शायद, अरे भैया, पाइरूवेट ऐसे आएगा, हाँ। तो हम देखते हैं पाइरूवेट है, पाइरूवेट क्या है? ये है आगे जाएगा किसके माध्यम से? चेन रिएक्शन के माध्यम से, और चेन रिएक्शन से फिर जाएगा क्रेब्स साइकिल के अंदर। किसके अंदर जाएगा? क्रेब्स साइकिल के अंदर। अब आप देखो जो ग्लूकोज हमारा C6H12O6 होता है। क्या होता है? C6H12O6। जो पाइरूवेट होता है ये C3H4, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, C3H4O3 ये होता है, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं फार्मूला, ठीक है। वैसे बता रहा हूं आपको। जो ग्लूकोज का तो आपको याद करना ही है। ग्लूकोज हमारा और ये किस में बदल जाता है? पाइरूवेट में। अब क्या है इसके अंदर? यदि ऑक्सीजन हम दें, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाएं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाएं, तो ये हमारा क्या है? पाइरूवेट में बदल गया। और हमें एटीपी की आवश्यकता पड़ेगी। इसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? 2 एटीपी की। कितनी आवश्यकता पड़ेगी? 2 एटीपी। जब हम ग्लूकोज है जलाएंगे तो कितनी एटीपी की आवश्यकता पड़ेगी? 2 एटीपी की आवश्यकता पड़ेगी। और किस में बदल जाएगा? ये पाइरूवेट में बदल जाएगा। जब ये पाइरूवेट में बदलेगा तो हमें क्या देगा? 4 तो एटीपी देगा। क्या देगा? 4 एटीपी देगा। और साथ ही साथ में 4 एटीपी के साथ साथ 2 NADPH देगा। 2 क्या देगा? NADPH देगा, ठीक है। ये भी बताएंगे क्या है NADPH। तो हम देखें हमारा एक तरह से 4 तो इसने दे दिए एटीपी और 2 दे दिए NADPH। जो एक NADPH
ये 3 एटीपी के बराबर होता है। कितने, किसके बराबर है? 3 एटीपी के बराबर है। और हम देखते हैं मिले कितने, 2 NADPH मिले हैं, तो 2 गुणा में 3, तो कितने एटीपी हो गए? 6 एटीपी हो गए। ठीक है, और हमने लगाए कितने थे? 2 एटीपी लगाए थे, 4 एटीपी मिल गए। यहां पर एटीपी का कुल लाभ, एटीपी का लाभ हमें मिला, 2 एटीपी का लाभ मिल गया, 2 एटीपी का लाभ मिल गया, तो 2 एटीपी हमें मिले। और टोटल एटीपी देखें तो 2 तो ये और 6 ये, तो कुल लाभ हमें एटीपी का कितना मिला? कुल लाभ, कुल लाभ क्या हुआ? 2 प्लस में 6, 8 एटीपी हमको प्राप्त हो गए। कितने एटीपी प्राप्त हो गए? 8 एटीपी प्राप्त हो गए। ठीक है, तो आप देखो हमें 8 एटीपी प्राप्त हुए हैं, तो पहली अभिक्रिया जो ग्लाइकोलाइसिस है उसे हमें कितने एटीपी मिले हैं? 8 एटीपी मिले हैं। और यह अभिक्रिया अब हम देखेंगे सारा इसके बारे में। जो पहले नंबर पर यह जानेंगे कि यह कहां संपन्न होती है। पहली बात, पहली तो हम ये जानेंगे, पहला पॉइंट यह है अभिक्रिया, यह अभिक्रिया वायवीय व अवायवीय, अवायवीय मतलब एरोबिक, एरोबिक व एनएरोबिक, एरोबिक दोनों में हो सकती है, दोनों में हो सकती है। यदि एनएरोबिक हो जाइए तब 2 ही एटीपी मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2। कई बार पेपर में पूछ लिया आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं नोट करके लिख देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके लिख देता हूं, नोट करके। यदि अवायवीय श्वसन, ग्लूकोज का अवायवीय श्वसन हो, ग्लूकोज का अवायवीय श्वसन हो, अवायवीय श्वसन हो, श्वसन हो, श्वसन हो, तो कितने एटीपी मिलेंगे? तो 2 एटीपी मिलेंगे। और वैसे कितने मिलते हैं हमें? 38। वायवीय में कितने मिलते हैं? ग्लूकोज का अवायवीय श्वसन होता तो कितने एटीपी मिलते हैं? 2 एटीपी मिलते हैं। और वायवीय होगा तो कितने मिलेंगे हमें? 38 एटीपी मिलेंगे। ठीक है, वो तो हम पढ़ ही रहे हैं। अब अगला हम देखें, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है यह वायवीय अवायवीय दोनों में हो सकता है। अब आप देखो अगला पॉइंट, ये हमारी सेल मान ली हमने। वैसे तो मानव की सेल ऐसे होती है, मानव की सेल है ऐसे है। ठीक है, कभी ये सोचो मास्टर ने कैसे बना दिए, इस तरह से होती है मानव की सेल। तो ये मानव की सेल के अंदर एक होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म हिंदी में भी लिख देते हैं साइटोप्लाज्म, इसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं। जो ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया है, दूसरा है ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया को लाइसिस प्रोसेस अभिक्रिया, अभिक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, द्रव्य में होती है, द्रव्य में होती है। अगला तीसरा, इसमें 2 एटीपी खर्च करके, इसमें 2 एटीपी खर्च करके 4 एटीपी व 2 NADPH2, NADPH2 वहां लिख दिया था क्या? PH2 लिखा था मैंने। ठीक है,
इसमें 2 एटीपी खर्च करके 4 एटीपी व 2 NADPH2 प्राप्त होते हैं। तीसरा, चौथा पॉइंट, इसमें इस प्रक्रिया में कुल 8 एटीपी प्राप्त होते हैं। कुल कितने? 8 एटीपी प्राप्त होते हैं। अच्छी बात है, 8 एटीपी प्राप्त हो गए। मास्टर जी अब ये बता दो, जो NADPH है उसकी फुल फॉर्म तो बता दो। ठीक है, जो निकोटीन है, जो निकोटीन, एक एडेनिन नाम सुना हुआ, एक निकोटीन नाम सुना हुआ आपने, एक डाइन्यूक्लियोटाइड नाम सुना हुआ, सुना है क्या? फॉस्फेट नाम सुना हुआ, एक हाइड्रोजन नाम सुना हुआ। इसका जो N है, N, उसको निकोटीन, तंबाकू आपने सुना होगा, तंबाकू, निकोटीन हम बोल देते हैं, निकोटीन है। ठीक है, निकोटीन। एमाइड नाम सुना होगा, एमाइड खाद, अमाइड आपने सुना होगा, अमाइड है ये, तो मतलब क्या है? खाद है। ठीक है, एडेनिन, डीएनए में होता है एडेनिन। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, क्या है? डाइन्यूक्लियोटाइड, फिर फॉस्फेट और फिर हाइड्रोजन। बस इतना ही सिंपल सा नाम है। तो लिखेंगे हम एन से क्या मिला हमारा? निकोटीन, निकोटीन, निकोटीन याद करना है। निकोटीन, एमाइड, एमाइड साथ साथ में, एमाइड ए से एमाइड नहीं बनेगा। ठीक है, एडेनिन, एडिनिन, ठीक है, एडेनिन। फिर डी, देखो डी से मैंने बताया था आपको क्या बनता है? क्या बनता है? डाइन्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है? डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, टाइड। ठीक है, और पी से क्या बनेगा? फॉस्फेट। पी से क्या बनेगा? फॉस्फेट, फॉस्फेट। और एच से क्या बनेगा? हाइड्रोजन। एच से क्या बनेगा? हाइड्रोजन। मतलब एक NADPH से कितने एटीपी मिलते हैं हमें? 3 एटीपी मिलते हैं। और 2 NADPH2 से कितने मिलते हैं? 6 एटीपी मिलते हैं। दोबारा देख लेते हैं। मास्टर जी एक बार दोबारा बता दो सारी स्टोरी, थोड़ा सा आ तो गया समझ में, एक बार और बता दोगे तो अच्छी तरह से आ जाएगा। देखो दोबारा इसकी कहानी, राम कहानी सुनना। अब देखो, मैंने बताया जो श्वसन का पथ है उसमें पहली प्रोसेस है ग्लाइकोलिस। ग्लाइकोलाइसिस है, ये वायुवीय श्वसन और अवायुवीय श्वसन दोनों में होती है। पहली बात, मतलब वायुवीय श्वसन आपने करा दिया था, अवायुवीय श्वसन दोनों में होती है। सही बात है। ठीक है, जो आगे की प्रक्रिया होगी, जो क्रेब साइकिल है, लिंक रिएक्शन है, वो केवल वायुवीय में होगी, अवायुवीय में तो होगी नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने बताया वायुवीय और अवायुवीय में होती है। दूसरा, ये साइटोप्लाज्म में होती है। किसमें होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका के अंदर एक द्रव्य होता है, पदार्थ होता है जो तैरता रहता है, वह उसी के अंदर ये घटित होती है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। इस पर 2 एटीपी खर्च करेंगे। कितने करेंगे? 2 एटीपी। 2 2 4 पाओ, 2 2 4 पाओ, 4 मिल गए, 2 एक्स्ट्रा मिल गए, मतलब 2 एटीपी का फायदा हो गया। और 2 NADPH है, 2 NADPH2 है, तो एक NADPH2 से 3 एटीपी मिलते हैं, तो 6 एटीपी वहां से मिल गए। 6 और 2 8 एटीपी का फायदा हो गया। बहुत बढ़िया, याद हो गया मास्टर जी। ग्लूकोज है, ये किस में बदलता है? पायरेट में बदलता है। ग्लूकोज किस में बदलता है? पायरेट में बदलता है इस अभिक्रिया के अंदर। अब आगे हम देखेंगे तो पायरेट किस में बदलेगा, ये हमने देखना है। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस। इसको EMP रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? EM, E का मतलब एम्बिडेन, M का मतलब मेयर ऑफ, P का मतलब पारनास। ये 3 वैज्ञानिक थे इसके नाम पर। इस और फिर हम एक और था कि ग्लूकोज का अवायवीय शोषण हो तो 2 एटीपी मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2। अगला हम देखते हैं। बहुत बढ़िया, याद हो गया होगा। दूसरा, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन नाम से पता चलता है योजक अभिक्रिया। नाम योजक अभिक्रिया है तो कुछ न कुछ तो योजक है। क्या योजक है? पहले तो नाम से ही अर्थ निकाल लेते हैं। यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया
ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्कर, क्रेब्स साइकिल के मध्य योजक है, जोड़ती है। अच्छी बात है। और क्या काम करती है? यह वायवीय, यह वायवीय श्वसन में ही होती है, श्वसन में ही होती है। मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वायवीय श्वसन में होती है। अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अच्छी बात है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और क्या बात है खास? और ये है कि जो हमारी कोशिका है, ये कोशिका ऐसे बना लेते हैं। काश में एक अच्छा पेंटर भी होता, यहां सजा सजा के लिखता, लेकिन ये सजता ही सजता बस, ठीक है, क्लास में बस यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया ही बनता। ये हमारी कोशिका है और इस कोशिका के अंदर हमने मान लिया यहां माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, 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 माइटोकॉन्ड्रिया सही है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर थोड़ा सा रंग सा भर दें जिंदगी में, इसके माइटोकॉन्ड्रिया की जिंदगी में रंग भर देते हैं। ये क्या बना दिया मास्टर जी आपने? ये जो है ये संरचना, एक आपने देखा हो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया उसके ऊपर क्रिस्टी होता है। क्या होता है? क्रिस्टी संरचना होती है, बोलते हैं ना वो क्रिस्टी संरचना। तो ये क्रिस्टी है और क्रिस्टी के अंदर होता है मैट्रिक्स। ये क्या है? क्रिस्टी, और इसके अंदर होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। ये जो है यहां पर मैट्रिक्स है, जो इसी के अंदर एक अभिक्रिया होती है। इसी के अंदर क्या होती है? अभिक्रिया। देखो मैं ऊपर लेके गया अभिक्रिया। हम क्या लेके आए थे पीछे से? ध्यान हो तो आपको, क्या लेके आए थे हम लेके आए थे पायरेट। क्या लेके आए थे? पायरेट। पायरेट को एसिटाइल कोएंजाइम में बदल देगा। यहां पर क्या, किस में बदल देगा? पायरेट है, किस में बदल जाएगा? पायरेट है, किस में बदल जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम में बदल जाएगा। एसिटाइल कोएंजाइम, कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम। पायरेट है, पायरेट। पायरेट तो ये किस में बदल जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम में बदल जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ऑक्सीजन की आवश्यकता। ऑक्सीजन में भी रंग भर देता हूं थोड़ा सा, जिंदगी में कुछ अलग सा बना देते हैं जिससे थोड़ा सा याद रहे, यादों में बस जाना चाहिए आपके। ठीक है, पायरेट है किसमें? ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसमें बदल जाएगा? एसिटाइलिन कोएंजाइम में बदल जाएगा। सही है, अच्छी बात है। अब देखो मैंने बताया पहली बात, लिंक रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्कर का योजक कहा जाता है। ठीक है, दूसरा मैंने बताया यह वायवीय श्वसन में होती है, यह वायवीय श्वसन में होती है, अर्थात O2 की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट यह माइटोकॉन्ड्रिया के, यह माइटोकॉन्ड्रिया के
माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। में होती है और दो NADPH2 प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं? 2 NADPH2 प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होंगे? यहां से हमें कितने प्राप्त होंगे? 2 NADPH2 प्राप्त होंगे। ऑब्टेन्ड, प्राप्त होंगे। अच्छी बात है, प्राप्त हो गए हमें। तो दो NADPH2 का मतलब क्या है? कितने ATP प्राप्त हो गए? इसका मतलब है इससे 6 ATP प्राप्त होते हैं। कितना आसान है। अब तो आपको बिल्कुल आसान लगने लग गया होगा। पहली बात, लिंक रिएक्शन में ये वायवीय शोषण में होता है, मतलब वायु अवस्था में होता है, ठीक है। ऑक्सीजन मिलने पर ही होगा। इसका मतलब क्या है? पायरेट है यह है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। लिंक रिएक्शन है, ये कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, ठीक है। तीसरी बात, जो ये लिंक रिएक्शन है, ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्कर का योजक कहा जाता है, ठीक है। इससे 2 NADPH2 प्राप्त होते हैं। 2 NADPH2 का मतलब क्या है? 6 ATP प्राप्त होते हैं। कितने होते हैं? 6 ATP प्राप्त होते हैं। तो ये था हमारा, एक बार सेम का सेम लिख दो आप। अब अगला देखेंगे। कहानी आपको समझ में आ रही होगी। अब पिछले से हमें मिल गए 8 और 6, कितने हो गए? 14। अब आगे आवश्यकता पड़ेगी कुछ और, जल्दी लिखो आप। तो हम देखते हैं अगला, तीसरे नंबर पर बहुत ही प्रसिद्ध क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्कर बोलते हैं इसको। इसके बहुत सारे नाम, क्रेब्स चक्कर बोलते हैं। इससे जो उत्पाद बनता है सिट्रिक एसिड साइकिल, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल देते हैं। इससे सिट्रिक एसिड प्राप्त होगा, जो सिट्रेट भी प्राप्त होता है, सिट्रिक एसिड भी प्राप्त होता है। सिट्रेट होता है मेनली, तो सिट्रिक एसिड सिट्रेट में बदल जाता है। सिट्रिक अम्ल चक्कर
भी बोलते हैं, सिट्रिक अम्ल चक्कर, यहां लिख देते हैं इसको, सिट्रिक एसिड साइकिल। क्या करता है अब ये, हमने एसिटाइलिन को इंजाइम हमने पढ़ा था, तो एसिटाइलिन को इंजाइम फिर उसके बाद में बदल जाएगा ऑक्जेलो एस्टिक अम्ल में। किस में बदल जाएगा, ऑक्जेलो एस्टिक अम्ल में, और सिट्रेट में बदल जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, सिट्रिक एसिड बोलते हैं। तो इसलिए जो एस्टिक एसिड में बदलता है, तो इसलिए इसका एक नाम और है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, TCA। क्या बोलते हैं, TCA साइकिल भी बोलते हैं। ये भी लिख ही देता हूं मैं, TCA साइकिल, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, ये तीन चीजें हमने देखनी है। अब हम आते हैं मैदान में। हमने पढ़ा था क्या, एसिटाइलिन कोएंजाइम, एसिटाइलिन एसिटाइलिन या सीधा टाइलिन, एसिटाइल एसिटाइल कोएंजाइम। तो एसिटाइल कोएंजाइम है, हमको प्राप्त हुआ। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम है, मैंने बताया ये कुछ प्रोसेस के बाद में बदल जाएगा ऑक्जेलो एस्टिक अम्ल में। किस में बदल जाएगा, ऑक्जेलो एस्टिक अम्ल में। किस में बदल जाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में, एस्टिक अम्ल में बदल जाएगा, और साथ में वह सिट्रेट में बदल जाएगा। सिट्रिक एसिड है ना अपना ऊपर, सिट्रेट में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, अब इसी तरह से वही प्रोसेस होगी। कौन सी प्रोसेस, जो NADPH2 प्राप्त होगा, फिर एक नई चीज और आ जाएगी यहां पर, FADH2 मिल जाएगा। यहां पर एक नया चीज क्या मिल जाएगा, FADH2। बात वही है, सारी की सारी वही है, FAD, बस F का मतलब वहां हो जाता है फ्लेविन, वरना वही है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, वही है सेम का सेम। फिर एक GTP और प्राप्त हो जाएगा। GTP है बस एक नाम है आगे, ग्योनोसिन। क्या नाम है, ग्योनोसिन। ग्योनोसिन है जो प्राप्त होगा, और फिर उसके बाद में ट्राइफॉस्फेट, आगे वही नाम है। तो हम देखते हैं क्या है यहां पर, ये कहता है कि हम देखते हैं जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज, तो हम क्रेब्स साइकिल जो बनाते हैं, तो एक पायरेट ने हमने इस तरह से एक एक बार में पायरेट को बदला है। तो पायरेट को बदला है, तो इस तरह से प्रक्रिया में हमें कितने हमें ATP प्राप्त हुए हैं, तो हमें मुख्य रूप से प्राप्त हुए हैं शुरू में 8, फिर उसके बाद में 6 प्राप्त हुए हैं, फिर इससे और कुछ ATP प्राप्त होंगे। इस तरह से ये ATP प्राप्त होंगे, तो हमें टोटल ATP देखने हैं। ये पूरी प्रक्रिया हमारी क्या बोली जाती है, फिर शोषण की प्रक्रिया बोली जाती है। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो वही बात आ जाएगी सारी की सारी। पहली बात तो वही है कि यह वायवीय अवस्था में होता है, यह वायवीय अवस्था में होता है। वायवीय मतलब एरोबिक में अवस्था में होता है। ठीक है, अच्छी बात है। अब एरोबिक में होता है, तो ऊर्जा तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा। तो इसमें यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, के मैट्रिक्स में होती है, के मैट्रिक्स में होती है। अच्छी बात है। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। इससे जैसे हमने पहले पढ़ा था, इसी तरह से इससे
दो एटीपी, सॉरी, दो NADPH2, ठीक है, एक FAD, वैसे PH2 भी होता ही है, लेकिन हम क्या करेंगे, FAD, PH मोस्टली है, हम देखते हैं FADH2 या FADPH2, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं रहता, फॉस्फेट के अणु है वो कम हो जाते हैं इसमें, तो मोस्टली हम क्या देखते हैं, ये ध्यान रखना, H2 ही देखते हैं इसमें, ठीक है। दो NADPH2, एक FADH2, और एक और मैंने बताया था आपको, इसके अंदर कुछ चीजें और चेंज हो जाती है, एक चीज और आएगी, एक GTP, ठीक है, एक GTP प्राप्त होता है। अब देखेंगे टोटल चीजें देखेंगे। कुछ रंग भर देते हैं इसकी जिंदगी में। दो NADPH2 मीन्स क्या है, 2 × 3, कितने एटीपी मिल गए, 6 एटीपी मिल गए, ठीक है, सही है। एक FADH2 से हमें कितने मिलते हैं, इससे हमें 1 से 2 ही एटीपी मिलते हैं, 1 से कितने मिलते हैं, 2 एटीपी, तो 2 एटीपी, ठीक है। फिर बच गया हमारा एक GTP, 3 दूनी 6, एक मिनट, क्या गड़बड़ तो नहीं है कहीं पर, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। तो हम देखो, जो इससे हमें 3 NADPH2 मिलते हैं, 3 मिलते हैं, ये थी गड़बड़, कैलकुलेशन सही नहीं हुई, तो तभी, और कहाँ लिखा था मैंने, कुछ लिखा था क्या ऊपर, लो भाई, Na, ठीक है। 9 एटीपी। अब देख लेते हैं हम वापिस, एक मिलता है हमें एक GTP, तो एक से एक ही एटीपी मिलता है, तो कितना हो गया, एक एटीपी ही मिल गया, तो टोटल एटीपी कितने हो गए, 9 2 11, एक 12 एटीपी हो गए हमारे, कितने एटीपी हो गए, 12, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर लेकर चलते हैं। अब देखो, शुरू में हमें कितने मिले, शुरू में मिले हमको 8, फिर मिले 6, और फिर मिले 12, तो कितने हो गए, 24 एटीपी कुल प्राप्त हुए। 12 8 20 और 26, सॉरी 26 एटीपी प्राप्त हुए। अब देखो, होने चाहिए थे कितने, 38 एटीपी प्राप्त होने चाहिए थे, कितने होने चाहिए थे, 38 एटीपी, प्राप्त कितने हुए, ये तो गलत हो गया, गड़बड़ हो गया ये तो गड़बड़ कैसे हुआ। अब देखो, हमें किससे प्राप्त हुए हैं, ये एक पाइरेट से प्राप्त हुए हैं, तो आप देखो, एक पाइरेट में 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, और ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं।
तीन कार्बन होते हैं ना, मैंने बताया था आपको पायरेट का फार्मूला C3H4O3 बताया था। C3 पायरेट का क्या फार्मूला बताया था? C3H4O3, ठीक है। और ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, इसलिए 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 इसके इसलिए 6 कार्बन के ऑक्सीकरण करने के लिए 6 कार्बन के ऑक्सीकरण करने के लिए 6 कार्बन के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीकरण के लिए क्रेब्स का एक चक्कर और कराना पड़ेगा। क्रेब्स चक्कर एक अधिक लगता है, एक अधिक लगता है। इसलिए 12 एटीपी और प्राप्त होते हैं, इसलिए 12 एटीपी और प्राप्त होते हैं और प्राप्त होते हैं। एक बार आप थोड़ा देख लो, इसमें नजर लगा लो। छोटा करना पड़ेगा अपने को पीडीएफ लेने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी घटना दोबारा देख लेते हैं। देखो, एसिटाइलिन कोएंजाइम है, इससे क्या मिलता है हमें? ऑक्सलो एस्टिक अम्ल व सिट्रेट मिलता है। इसी को हम बोलते हैं क्रेब्स चक्कर। क्रेब्स चक्कर के अंदर जब एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सलो एस्टिक अम्ल व सिट्रेट में बदलेगा, उस समय पर हमें क्या मिलते हैं? 3 NADPH2 मिलते हैं, एक FADH2 मिलता है और एक GTP मिलता है। तो हम देखते हैं जो NADPH2 है तो हमारे कितने एटीपी मिलेंगे? 9 मिलेंगे, क्योंकि 3 है। एक FADH2 है तो 2 एटीपी मिलेंगे और एक GTP है तो कितना? 1 एटीपी मिलता है। तो टोटल कितने हो गए? 12 एटीपी। हम देखते हैं जो पायरेट है, पायरेट तो उसके अंदर 3 कार्बन होते हैं, तो 3 कार्बन को और टोटल है ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो 6 कार्बन को पूरा पचाने के लिए 2 क्रेब्स चक्कर करने पड़ते हैं। इसलिए यहां पर एटीपी टोटल कितने हो जाते हैं? 24 एटीपी हो जाते हैं। यहां से 24 एटीपी प्राप्त होते हैं हमें, ठीक है। गुणा में क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। गुणा में क्या कर देंगे? 2। गुणा में 2 कर देंगे। 2 करेंगे तो टोटल कितना हो गया? 24 एटीपी प्राप्त होंगे। कितने होंगे? 24 एटीपी प्राप्त होंगे, ठीक है। ठीक है, 24 एटीपी प्राप्त होंगे। तो एक पायरेट में 3 कार्बन होते हैं और ग्लूकोज में 6 कार्बन, इसलिए 6 कार्बन के ऑक्सीकरण के लिए क्रेब्स चक्कर एक अधिक लगता है, इसलिए 12 एटीपी और प्राप्त होते हैं। इसीलिए हम इसको हम बोलते हैं कि इसलिए हम बोलते हैं ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण करने के लिए क्रेब्स चक्कर 2 बार चलता है। अतः ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीकरण से क्रेब्स चक्कर से कुल कितने एटीपी प्राप्त होंगे? 24 एटीपी। जब पेपर में यह पूछ ले कि क्रेब्स चक्कर से कुल एटीपी कितने प्राप्त होते हैं? कुल एटीपी कितने प्राप्त होते हैं? तो कुल एटीपी कितने होते हैं? 24 एटीपी प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये लिख दिया हुआ आपने। अब हम आगे चलते हैं। एक लाइन और लिख देता हूं मैं, जो आपको अभी बोली थी मैंने आखिरी में, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। तो लिखेंगे कि ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीकरण करने के लिए, ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीडेशन होता है प्रक्रिया, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया ही होती है पूर्ण ऑक्सीकरण करने के लिए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन।
पूर्ण ऑक्सीकरण करने के लिए एक चक्कर अधिक लगेगा, क्योंकि पाइरेट में 3 कार्बन होते हैं। तीन कार्बन होते हैं। अब देखेंगे अब तक प्राप्त कुल एटीपी, ग्लाइकोलाइसिस किया हमने, दूसरे नंबर पर हमने किया चयन अभिक्रिया, योजक अभिक्रिया, चेन रिएक्शन। तीसरे नंबर पर की हमने क्रेब्स चक्कर। तो हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस में कितने प्राप्त हुए थे हमें 8, फिर यहां से 6 और यहां से 24, तो टोटल कितने हो गए 24 और 6 30 और 30 और 3 38 एटीपी हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखेंगे क्या, एक अभी बात आई थी FADH की। ठीक है, हमने क्या बात की थी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किसकी बात की थी, FADH की। ठीक है, मतलब FADH2 की। बस इसमें आपने बस एक ही नाम याद करना शुरू वाला, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, बस इतना ही याद करना है। फ्लेविन वह तो DH2 था, ये ध्यान रखना। फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। हाइड्रोजन है ही। ठीक है, फिर उसके बाद में एक तो ये था हमारा FAD था, इसका हमने देख लिया भाई डाई न्यूक्लियोटाइड है। फिर एक GTP और देखा था हमने, GTP, बस इसमें इतना ही है, गुआनोसिन लगाएगा आगे, शुरू में क्या लगाया गुआनोसिन। ठीक है, GTP। ट्राइफॉस्फेट। पेपर में ये फुल फॉर्म है, पूछी नहीं जाती। ठीक है, बहुत ही कम चांस होता है ऐसे पूछी जाती है। गरीब कोई पेपर हो, कोई गरीब सा पेपर हो, वहां बेशक थोड़ा पूछ ले। एटीपी से क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा सा हाई लेवल में पेपर हो, गरीब पेपर ना हो। गरीब पेपर होगा तो सीधा पूछ लेगा कि ग्लूकोज से कितने एटीपी प्राप्त होते हैं, 38 एटीपी। थोड़ा हाई लेवल का प्राप्त होगा पेपर है, हाई लेवल का पेपर हो तब ये पूछे क्रेब्स चक्कर में कितने होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में कितने होते हैं, लिंक रिएक्शन में कितने प्राप्त होते हैं, जो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के बीच का कौन सी रिएक्शन होती है, तो लिंक रिएक्शन होती है। ठीक है, या ये पूछ ले ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज से क्या प्राप्त होता है, पायरेट प्राप्त होता है। तो इस तरह से पेपर में पूछ लिया जाता है। अगला हम देखते हैं लास्ट, 3 हमारी पूरी हो गई। चौथा हमने एक और ध्यान किया था, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। 4th नंबर पर क्या देखा था हमने। अब आप ये सोचते होंगे इसका क्या काम बच गया, जब एटीपी प्राप्त ही हो गए, इसका तो कोई काम ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। अभी समाप्त कर देंगे, फिर आखिरी में आसान चीज करवाएंगे बिल्कुल। आज तो ये
क्लास आपको ये लगने लगी होगी ये कितने घंटे चलेगी पता नहीं, बस थोड़ा सा बच गया, ठीक है। इसी तरह से स्ट्रक्चर बना लेते हैं जैसे हमने पहले बनाया था, सेम का सेम स्ट्रक्चर। कैसे? इसी तरह से एक कोशिका होती है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहां क्रिस्टी होते हैं। क्या होते हैं? क्रिस्टी। इस क्रिस्टी के अंदर मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यहां पर जो एक है, एक थिन लेयर होती है यहां पर, थिन लेयर, पतली सी लेयर, थिन लेयर, इसको हम पतली झिल्ली बोल देते हैं। इसी पतली झिल्ली का कमाल कुछ है, इसी पतली झिल्ली में एक एंजाइम होता है बहुत ही जबरदस्त, सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। क्या होता है? सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। कौन सा होता है? सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। तो कौन सा होता है? सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। क्या बोलते हैं इसको? सक्सिनाइल। क्या बोलते हैं? सक्सिनाइल। क्या बोलते हैं? सक्सिनाइल। साथ साथ में लिखते रहना, सक्सिनाइल डिहाइड्री। क्या बोलते हैं? डिहाइड्री जिनेज एंजाइम, ठीक है। अब स्टोरी सुनना इसकी, बिल्कुल आसान है इसकी स्टोरी। भाई ये नाम भयंकर है, स्टोरी सभी की आसान है। भाई इससे क्या करता है, ये जो जितने भी NaDH2 प्राप्त हुए हैं आपको, जितने भी FADH2 प्राप्त हुए हैं, जितने भी आपको FAD प्राप्त हुआ है, सारा का सारा ये एंजाइम ही करता है। इसी से ETS पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। बस इसके अंदर यही है, जो ETS अभिक्रिया है इसी एंजाइम की वजह से होती है। और यह एंजाइम कहां होता है? बस हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके आंतरिक, जो आंतरिक झिल्ली है उसी पर यह एंजाइम होता है। बस इसके बारे में लिख देते हैं, इसका शॉर्ट नाम लिख देते हैं हम SDE एंजाइम, ऐसे नाम दे दिया मैंने एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया की पतली झिल्ली पर होता है, पतली झिल्ली पर होता है। यही एंजाइम NaDPH2 FADH2 एक हमारा G ट्राइफॉस्फेट GTP से ATP प्राप्त करने में मदद करता है, प्राप्त करने में मदद करता है। क्या ये पेपर में आ सकता है मास्टर जी? इतना भयंकर नाम ये चीजें नहीं आ सकता। फिर पढ़ाया क्यों? आने के चांस हो सकते हैं इसलिए पढ़ाया, ठीक है। तो हम देखते हैं, बस इतना ही आ सकता है, जो मुख्य है एटीपी प्राप्त करने में कौन सा तंत्र है महत्वपूर्ण है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और कौन सा एंजाइम महत्वपूर्ण है? सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम।
क्यों पढ़ा दिया इतना भयंकर, हमको इतना समय लगाया? क्योंकि आजकल क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं, बहुत हो गया, गरीब परीक्षाओं वाले क्वेश्चन है वो बंद हो गए, मिलने बंद हो गए, तो इसीलिए मैंने पढ़ा दिया आपको। ठीक है, फिर हम देखते हैं छोटा सा पॉइंट हमारा, एक छोटा सा बिल्कुल, श्वसन तंत्र हमारा खत्म हो जाएगा। श्वसन संबंधी रोग, श्वसन संबंधी रोग। पहला अस्थमा। अस्थमा को अस्थमा ही बोलते हैं, हिंदी में दमा बोल देते हैं। हिंदी में क्या बोल देते हैं? दमा। आपने देखा होगा बहुत ही भयंकर रोग है अस्थमा, और मुख्य रूप से यह क्या करता है, जो श्वसनिकाएं होती है, जो श्वसन ब्रोंकलाइज, ब्रोंकलाई पर इफेक्ट करता है, और उसके अंदर सूजन आ जाती है, उसके अंदर क्या आ जाएगा, विकार उत्पन्न हो जाएगा, उसके अंदर दिक्कत आ जाएगी, और इसकी वजह से सांस लेने के अंदर दिक्कत होती है। और मुख्य रूप से ये देखो आसानी से ठीक नहीं होता। आपने ध्यान किया होगा, बेंगलोर के अंदर एक व्यक्ति मछली खिलाता, मछली, और मछली कुछ केमिकल डाल के, दवाई डाल के मछली को डाल देगा अंदर, और कई व्यक्तियों को अस्थमा से राहत भी मिली है। बेंगलोर के अंदर खिलाता है, शायद पता नहीं बेंगलोर है या हैदराबाद है, आप गूगल पर डालोगे तो आ जाएगा, गूगल पर आते ही। बहुत ही प्रसिद्ध है, और लोगों की लाइन लगती है। वो एक दिन चयनित करता है, उसी दिन है मछलियां, कुछ विशेष प्रकार की मछलियां होती है जो गिटक नहीं होती है, और सीधा गिटका देता है। तो वो मछली क्या काम करती है, वहां एक कवक होता है एस्परिजिलस कवक, जो मुख्य रूप से इसी की वजह से, जिलस कवक, कवक के कारण ही दमा होता है। इसमें व्यक्ति की ब्रोंकलीज को हिंदी में बोलते हैं, इसमें व्यक्ति की श्वसनिकाएं ब्रोंकलाइज काएं में विकार आ जाते हैं। विकार का मतलब क्या है? सूजन, शोथ, स्वेलिंग, ठीक है, स्वेलिंग, विकार आ जाते हैं, सूजन आ जाती है, शोथ आ जाती है, सूजन, शोथ सूजन एक ही बात है, सूजन आ जाती है, और सांस लेने में दिक्कत है, और सारी बातें हैं वो आपको पता ही है, वो लिखने की कोई जरूरत नहीं। मेन तो ये है आपका एल्गी के कारण होता है। ये एल्गी है, वो जो मछली खिलाई जाती है, कई व्यक्तियों को आराम हो जाता है, मछली खा लेते हैं, वरना इसका कोई इलाज नहीं है। कई उपचार किए जाते हैं अस्थमा के, लेकिन मुख्य रूप से एक ही इलाज है इसका, अनुलोम विलोम कपालभाति। ठीक है, फिर उसके बाद में एक रोग है और है ब्रोंकाइटिस। नाम से ही पता चल गया आपको, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस है जो मुख्य रूप से कहां होगा, हमारी जो हमारी श्वसनिकाएं हैं, इसके अंदर सूजन आ जाएगी। और ये किसके कारण होता है? सिलिका कण आ जाए ना अपने यहां पर, सिलिका कण, सिलिकोसिस रोग भी बोल देते हैं इसको, सिलिकोसिस। इसमें यह है सिलिका कण से आता है, SiO2 है ना, सिलिका कण, रेत के कण होते हैं वो, उनके कारण यह सिलिका कणों से होता है। इसमें श्वसनिकाएं में सूजन आ जाती है, और मानो का जो श्लेष्मा, मानो का श्लेष्मा होता है म्यूकस, थूक, श्लेष्मा में श्लेष्मा के आएगा, श्लेष्मा के स्त्रावण में वृद्धि आ जाती है, मतलब बार बार थूक आएगा,
श्रावण, श्रावण होता है एक्सक्रिएशन में वृद्धि आ जाती, वृद्धि हो जाती। और भी है क्या मास्टर जी? एक और है बस लास्ट, एक और है। कौन सा है? ये है, देखो यदि थर्मल पावर प्लांट के पास में मकान हो किसी का, तो उस समय पर फेफड़ों के अंदर थोड़ा काला काला जम जाता है, उसको बोलते हैं ब्लैक लंग डिजीज। क्या बोलते हैं? ब्लैक लंग डिजीज, ब्लैक लंग डिजीज। यह कोयले के धुएं से होता है, के धुएं से होता है, धुएं से होता है। देखो जैसे थर्मल पावर प्लांट है जहां आसपास में, इसमें एक टेक्निक उपयोग की जाती है, इलेक्ट्रो एसेप्टर्स, इलेक्ट्रॉन एसेप्टर्स टेक्निक होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पर डिपेंड करती है। इसमें क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो CO2 वगैरह, इसको शोषित करने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो जिससे जो डस्ट पार्टिकल CO वगैरह है, गैस है, और जो आसपास के क्षेत्रों में ना जाए और उसकी वजह से अस्थमा रोग जैसा ना फैले, ठीक है। कभी ये सोचो कि आसपास में अब तो कैंसर होगा, कोयले का धुआं तो थर्मल पावर प्लांट में तो सभी में जाता है, यह कोयले के धुएं से होता है। इससे इसमें फेफड़ों का रंग काला हो जाता है, फेफड़ों का रंग काला हो जाता है, काला हो जाता है। वैसे तो और भी है, जैसे एम्फीसिया है, एम्फीसिया है, एफाइमिसीमा भी है, धूम्रपान वगैरह से होता है, वायुकुपिका है, वो पूरी पूरी नष्ट हो जाती है। वो लिख दें, लिखा दें, लो एक और लिखा देते हैं, चलो फोर्थ है एम्फाइसीमा, धूम्रपान से, धूम्रपान से होता है। लंबे समय तक स्मोकिंग करता है व्यक्ति, उसकी श्वास जो कुपिका है वो पूरी पूरी नष्ट हो जाती है, धूम्रपान से होता है। यह है क्रोनिक डिजीज है, क्रोनिक मतलब भयंकर है बिल्कुल, यह है एक क्रोनिक डिजीज है, क्रोनिक डिजीज है। इसमें कुपिका नष्ट हो जाती है, इसमें श्वास कुपिका नष्ट हो जाती है। कुपिका समझते हो ना, एल्वेलोई, श्वास नली का अंतिम सिरा है, इसमें कुपिका नष्ट हो जाती है। ठीक है, ये था हमारा पूरा का पूरा श्वसन तंत्र। इसमें हमने एक भी कोई ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा जो रह गया हो, मतलब हमने सारे के सारे एग्जैक्ट रूप से हमने पढ़ लिए हैं। और इसी तरह से आपने बस अब ऐसा काम करना है, जब क्लास छूटेगी तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, थोड़ा सा रिवाइज करोगे तो बढ़िया सिस्टम हो जाएगा और भी पक्का हो जाएगा, बिल्कुल वेल एंड गुड, अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, जुटे रहो, बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम, जय हिंद।